Good evening, everyone. Today we are going to discuss the third part of the games theory. And in the preceding two parts, what we have discussed is the introductory part, that is the basic concepts about the game theory. Then in the second part, we have discussed about the equilibrium under constant sum game by pure strategic method. By pure strategic method basically implies that players A and B, they play the game with a unique strategy. Unique means a single strategy. They do not take any chance of playing with different strategies that they possess. They only play with one and one strategy, and when any player plays with one and one strategy, then it is called a pure strategic game. तो सेकंड केस में हमने प्योर स्ट्रेटजिक गेम के बारे में पढ़ा, जहां पे खिलाड़ी केवल एक युक्ति को चयन करता है, उसके अलावा वो दूसरी युक्तियों का चयन नहीं करता, चाहे ए हो चाहे बी हो, और उससे अगर हमें साम्य प्रतिफल मिलते हैं, इफ वी गेट इक्विलिब्रियम पे ऑफ, तो तब हम ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम अंडर प्योर स्ट्रेटजिक मेथड। आज हम गेम थ्योरी पे चलते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि प्योर स्ट्रेटजिक मेथड जो है वो बहुत कारगर ना हो और बहुत इफेक्टिव ना हो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डिटरमिन करने के लिए। क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को लें, हम लोग जब पहले पढ़ाते थे शुरू में, तो हम लोग को जब मैंने 87 में अपना करियर, 85 में यहाँ पे करियर शुरू किया और 87 में हम लोग यहाँ परमानेंट हुए, तो उस समय हम लोग को फॉरेन इकोनॉमी से एग्जांपल लेने पड़ते थे। लेकिन 91 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत से एग्जांपल्स आपको इंडियन इकोनॉमी में मिल जाएंगे। अगर आप 91 के पहले का थोड़ा पीरियड ले या मिड 80s के बाद का के पहले का, 1985 के पहले का, तो ज्यादातर कंपनीज जो थी वो प्योर स्ट्रेटजिक गेम प्ले करती थी। एक यूनिक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे थे कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन इनबिल्ट था। कंपनीज बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकती थी, बिकॉज रूल्स वर वेरी रिजिड फॉर द कंपनीज टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और ये कहा जा सकता है कि जैसे मैं सर्फ का एग्जांपल कई बार लेता हूँ, 85 के पहले की स्थिति जो रही, तो वहाँ ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं थी। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आता था सर्फ का और एक कार्टन में, और उसमें किसी को भेज दीजिए, वो सर्फ का प्रोडक्ट ले आएगा, क्योंकि दे डोंट make any product variation, they just have to produce a standardized product। तो कंपनीज एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से प्ले करती थी। उस समय जैसे 300 मिलीलीटर की बोतल आती थी आपकी थम्स अप की, या 300 मिलीलीटर की बोतल, सॉरी 250 मिलीलीटर की बोतल, 250 मिलीलीटर की बोतल आती थी थम्स अप की पहले, और चाहे आप लिम्का ले लीजिए, और गवर्नमेंट का नियम था कि 500 मिलीलीटर या उसके मल्टीपल्स में बाद में उन्होंने निकाला कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होनी चाहिए। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ और 91 के बाद जब पेप्सी और कोक आए, तो उनको थम्स अप से, यानी जो पार्ले ग्रुप की ड्रिंक्स थी, उससे कंपटीशन करने में बड़ी दिक्कत थी। अब उस दिक्कत को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि ड्रिंक का उतना दाम नहीं है जितना जो कांच की बोतल होती थी उसका दाम होता था, और वहाँ पे जो पार्ले था उसके पास पहले से ही सारी बॉटलिंग थी, उसको नई बॉटलिंग नहीं करनी थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है उसको रिपील किया जाए, और उसमें कई क्लॉजेस को फिर रिपील किया गया,
और कंपनीज को ये हुआ कि दे कैन प्रोवाइड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इन एनी साइज ऑफ बॉटल्स। और फिर आप देखिए अब 300 मिलीलीटर आई, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, इस तरह से बॉटल्स आने लगी। और बाद में जो पार्ले ग्रुप था ड्रिंक सेगमेंट में, कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में, उसका मर्जर भी हुआ कोक के साथ। कंपटीशन को सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पार्ले जो है अभी उनका वाटर सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट है, वाटर सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट है पार्ले का। और जो मार्केट में आप तमाम जो वाटर सेगमेंट अगर आप देख रहे हैं तो उसमें पार्ले का हिस्सा बहुत बड़ा है। जो वाटर बॉटल्स मिल रही हैं मार्केट में, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल जो मिल रही हैं, तो उन्होंने एक तरह से कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट उधर छोड़ दिया और ड्रिंकिंग वाटर पे ज्यादा कंसंट्रेट किया बाद में। 91 के बाद कहने का मतलब था कंपनीज कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से नहीं काम करती थी। कंपनीज को स्ट्रेटजीज को मिक्सअप करना पड़ता था। कभी वो प्राइस स्ट्रेटजी से अपना गेम खेलना चाहती हैं, या नॉन प्राइस में भी बहुत डिफाइंड स्ट्रेटजीज थी, उसके थ्रू गेम खेलना चाहती हैं, ताकि अपने मार्केट के शेयर को बढ़ा सके, मार्केट में जो उनके टोटल शेयर है उसको बढ़ा सके। तो 91 के बाद से जो चेंजेस आया इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो था यूज ऑफ मिक्स स्ट्रेटजीज। कोई भी कंपनी सिंगल स्ट्रेटजी से अब गेम नहीं खेलती। आप देखिए कई बार कंपनीज क्या है जो स्टैंडर्ड पैक है उसको बढ़ा देती हैं, 20% एक्स्ट्रा दे देती हैं। और कई बार कंपनीज क्या है अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है तो साइज जो प्रोडक्ट का है उसको कम कर देती हैं। जैसे 100 ग्राम का मान लीजिए लक्ष्य आता था, वो 75 ग्राम कर दिया। तो दे डू नॉट प्ले विद एनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, द मिक्सेस ऑफ द स्ट्रेटजी। कभी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हैं, कोई मेगा स्टार को लेते हैं, उसके थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। कभी प्रोडक्ट के कलर को चेंज करते हैं, कभी पैकेजिंग को चेंज करते हैं, कभी बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर देते हैं, ग्लॉसी पैकेज, कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। So there are host of strategies which the player uses to enhance or augment their market share. तो 91 के बाद से इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे कंपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं यूज कर रही, दे आर मिक्सिंग अप द स्ट्रेटजी। और आज का जो कंसेप्ट है, मैं ये एग्जांपल इसलिए देता हूं कि मिक्स और प्योर स्ट्रेटजी में आप फर्क समझ सकें। वो दिन चले गए जब एक बजाज स्कूटर हुआ करता था, बस आपने ले लिया। घर में टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट ईसी टीवी था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और बहुत गजब का टीवी बनाते थे। छोटा मोटा टीवी नहीं था, बहुत स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था, सरकारी कंपनी थी। लेकिन देखते देखते प्राइवेटाइजेशन सब सरकारी कंपनियों को ज्यादातर निकल गई, और उस दौर में पब्लिक सेक्टर तो पीछे छूट गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट कमाया। और बाद में जब उनको लगा कि स्थिति डामाडोल है तो उन्होंने बैंकों को पैसा लौटाया, नहीं लौटाया, लेकिन अपना प्रॉफिट जरूर मिंट किया। तो देर आज की तारीख में आप कोई भी कंपनी जो है एक यूनिक स्ट्रेटजी या प्योर स्ट्रेटजी से दे डू नॉट प्ले द गेम विद देयर राइवल्स। दे फॉलो mixed strategies or different strategies, or they try to mix up the strategies to enhance their share or enhance their profit. और वही विषय आज का है, यही विषय आज का है कि इक्विलिब्रियम अंडर कांस्टेंट सम गेम थ्रू मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। तो पहले आपको मिक्स्ड स्ट्रेटजीज से रूबरू करा दें ताकि आप ये जान सकें कि मिक्स्ड स्ट्रेटजीज हैं क्या। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखिए स्ट्रेटजीज है, सबसे ऊपर एक सेल में और उसके नीचे अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज है। बगल में प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज है बीटा 1 बीटा 2,
और जो आपको तरीका बताया था रो मिनिमम का, अल्फा 1 चलेगा और बी बीटा 1 या बीटा 2 चले तो जो मिनिमम है वर्स्ट केस में वो 1 है। अल्फा 2 चलेगा तो जो मिनिमम है वर्स्ट केस में वो 4 है, क्योंकि प्लेयर रिस्क एवर्सिव है, रिस्क नहीं लेना चाहते। ये याद रखना पड़ेगा वो एजम्पशन। जैसे कंजक्चुअल वेरिएशन का एजम्पशन था डुओपोली में, वैसे यहाँ पर ये एजम्पशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इसी तरह जब बी बीटा 1 चलेगा, क्योंकि ये पे ऑफ सारे ए के हैं, तो जहां पे ए को मैक्सिमम पे ऑफ मिलेंगे, वहां बी को मिनिमम पे ऑफ मिलेंगे। तो बीटा 1 चलेगा तो यहाँ मैक्सिमम पे ऑफ अल्फा 2 चलने पे मिलेगा, यानी 6। बीटा 2 चलेगा तो मैक्सिमम पे ऑफ 5 है, ये अल्फा 1 से मिलेंगे। अब बी इन मैक्सिमम में से मिनिमम चुनेगा, मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम, ताकि अपने गेन्स को ऑप्टिमाइज कर सके। तो वो 5 है, 5 और 6 में मिनिमम 5 है। मिनिमैक्स स्ट्रेटजी बी की है, और ए की मैक्सिमम स्ट्रेटजी है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। जो मिनिमम है इसमें मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, वो है 4। यहाँ पे लेकिन कन्वर्जेंस नहीं है पे ऑफ में, और चूंकि कन्वर्जेंस नहीं है, ए अगर अल्फा 2 चलता है तो वर्स्ट केस में 4 मिलेंगे, और बी बीटा 2 चलता है तो ए को वर्स्ट केस में 5 मिलेंगे। यानी स्ट्रेटजीज जो वो यूज कर रहे हैं, दे डू नॉट कन्वर्ज टुवर्ड्स अ यूनिक पे ऑफ, यूनिक इक्विलिब्रियम पे ऑफ टू ए। तो इसलिए इस केस में ये बात तय हो गई कि प्योर स्ट्रेटजिक मेथड जो है, दैट डू नॉट प्रोवाइड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, प्योर स्ट्रेटजिक मेथड की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि दे डू नॉट प्रोवाइड यूनिक इक्विलिब्रियम इन ऑल केसेस। लेकिन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट जरूर करेगा। एनी रेक्टेंगुलर गेम इफ एग्जिस्ट, तो इक्विलिब्रियम वुड एग्जिस्ट देयर। तो जब एग्जाम में आप जाते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्योर स्ट्रेटजिक मेथड लगेगा या मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड लगेगा। तो अगर प्योर से नहीं लग रहा तो मिक्स से जरूर निकलेगा, बिकॉज एवरी रेक्टेंगुलर गेम हैज एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। जितने भी रेक्टेंगुलर गेम्स हैं उसमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन इक्विलिब्रियम वुड एग्जिस्ट थ्रू मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड। अगर प्योर स्ट्रेटजिक मेथड फेल हो रहा तो आपको मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है विच इम्प्लाइज प्लेयर्स मिक्स अप द स्ट्रेटजीज। देखिए कई बार बंडलिंग करते हैं प्रोडक्ट की, कि एक के साथ 3 वो दे रहे हैं अंकल चिप्स के पैकेट, और 90 रुपए की जगह 70 रुपए चार्ज कर रहे हैं। प्रोडक्ट बंडलिंग उसको कहते हैं। तो कई बार अलग अलग कंपनीज के पास इतनी स्ट्रेटजीज हैं, और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट उन लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं कि कैसे हम लोगों की पल्स को पकड़ सके। मैंने मैगी का एग्जांपल पहले दिया कि इतना कुछ मैगी के साथ हुआ, मगर 60% मार्केट अभी भी है। बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और मैंने आपको बताया भी था कि बहुत टाइम तक बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक मैगजीन आती थी स्ट्रेटेजिस्ट करके, कंपनीज की स्ट्रेटजीज डिस्कस करते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग मैगजीन हुआ करती। This implies that sometimes they use alpha 1 while at other times they use alpha 2। यानी जब कंपनी स्ट्रेटजीज मिक्स अप करती है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं खेलती। अगर प्लेयर ए है, 2 स्ट्रेटजीज हैं, तो एक बार अल्फा 1 भी चल सकती है, या 2 बार अल्फा 1 चल सकती है, एक बार अल्फा 2। तो कभी यानी अल्फा 1 यूज कर सकता है वो, कभी अल्फा 2। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग अल्फा 1? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिशनरी है कि उसके मन में आया अल्फा 1 चल दिया, मन में आया अल्फा 2 चल दिया। देयर शुड बी सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी which could optimize the payoffs to
प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो यहां पर जब हम ये कह रहे हैं प्लेयर्स आर रैंडमाइजिंग और मिक्सिंग अप द स्ट्रेटजीज, तो वहां पे रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हमने बहुत सीमित तरीके से उसको बांधा है कि जो अपने लेक्चर में जरूरत है उतना ही हम उसको लेंगे। तो जब प्लेयर स्ट्रेटजीज को मिक्स करता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालना जरूरी है कि कितनी बार वो x1 चलेगा, अल्फा 1 चलेगा और कितनी बार अल्फा 2, ताकि उसको वह सिचुएशन में भी बेस्ट पे ऑफ मिल सके। खराब से खराब स्थिति में भी जो बेस्ट हो सकता है वो कर सके। यहाँ लिखा है लेट x1 एंड x2 बी द प्रोबेबिलिटीज दैट A uses alpha 1 and alpha 2 strategies respectively। कि मान लीजिए कि x1 x2 प्रोबेबिलिटीज हैं, A alpha 1 और alpha 2 स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है। x1 x2 प्रोबेबिलिटी है कि A alpha 1 यूज कर रहा है और x2 है A alpha 2 यूज कर रहा है। और इसी तरह से B के लिए भी प्रोबेबिलिटीज हैं y1 y2 that B uses beta 1 and beta 2 strategies respectively। कि B बीटा 1 बीटा 2 चल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज y1 y2 है। बिल्कुल डिस्टिंक्ट रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 का x1 x2 और बीटा 1 बीटा 2 का y1 y2। ये प्रोबेबिलिटीज है y1 y2। अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1 से न ज्यादा हो सकता सम और न कम। यहाँ लिखा सिंस सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज यूनिटी, इसलिए x1 प्लस x2 जो A की प्रोबेबिलिटीज है वो 1 के बराबर है, B की प्रोबेबिलिटीज y1 प्लस y2 है वो 1 के बराबर। तो ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा, ये तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला सबसे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड नॉट एक्सीड 1 के बराबर। तो A का x1 x2 है उनका सम 1 है, B की y1 y2 प्रोबेबिलिटी उनका सम 1 है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अब मैट्रिक्स फॉर मिक्स्ड स्ट्रेटजीज इज एक्सप्रेस्ड एज, अभी आपने वहां पे प्योर स्ट्रेटजीज में देखा था कैसे मैट्रिक्स बनती है, या मिक्स्ड स्ट्रेटजीज में देखे कैसे बनती है। ये A की स्ट्रेटजीज है अल्फा 1 अल्फा 2, बगल में उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी x1 x2, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर B की स्ट्रेटजीज है बीटा 1 बीटा 2, उसके नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी y1 y2। देखिएगा जरूर, और रजिस्टर और पेन पेंसिल सब रख लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है और बहुत अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत लोग, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। क्योंकि रिस्पॉन्स से मुझे पता चलता है कि लेक्चर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको जिस्ट मिल पा रही है कि नहीं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि लेक्चर शुड बी टेस्टी सो दैट इट कुड इजीली बी डाइजेस्टेड। लेक्चर भी एक कमोडिटी है मार्केट में, और किस तरह से हम आप तक पहुंचा पाए कि आप उसे आसानी से हजम कर लें। और क्योंकि अगर हम उसे और डिफिकल्ट वे में पहुंचाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने ये एक अपना तरीका इजाद किया है कि हम इस तरह से आप तक पहुंचा पाए और आपके रिस्पॉन्सेज बताते हैं कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स। धीरे धीरे गेम थ्योरी भी टफ होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पेन पेंसिल लेके रजिस्टर लेके बैठिए, स्ट्रेटजीज अल्फा 1 अल्फा 2 प्रोबेबिलिटीज x1 x2, स्ट्रेटजीज बीटा 1 बीटा 2 प्रोबेबिलिटीज y1 y2। अब देखिए A11 जब A अल्फा 1 चलेगा प्रोबेबिलिटी x1 से और B बीटा 1 चलेगा प्रोबेबिलिटी y1 से, तो A को पे ऑफ मिलेंगे A11। ये सारे पे ऑफ एक हैं। जब A अल्फा 1 चलेगा प्रोबेबिलिटी x1 से, B बीटा 2 चलेगा प्रोबेबिलिटी y2 से, तो A को A12 मिलेगा। इसी तरह से जब A अल्फा 2 चलेगा x2 प्रोबेबिलिटी से, B बीटा 1 चलेगा y1 प्रोबेबिलिटी से, तो A21 पे ऑफ मिलेंगे।
ए अल्फा 2 चलेगा x2 प्रोबेबिलिटी से, बी बीटा 2 चलेगा y2 प्रोबेबिलिटी से, तो A22 पे ऑफ मिलेंगे। ये सारे पे ऑफ एक हैं जैसे पहले थे। खाली नया डायमेंशन, खाली जो नया डायमेंशन यहाँ पे है वो प्रोबेबिलिटीज का है, x1 x2 y1 y2, और उनको कंसिडर करना पड़ेगा। और इस तरह से जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। इकोनॉमिक्स को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का जरूरत है। मैंने पहले भी कहा माइक्रो बहुत सिस्टमेटिक है, मैक्रो तो जरूर है। जो हमारे एनएन श्रीवास्तव साहब कहते थे कि मकड़ी के जाले की तरह है, उसका सिरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन माइक्रो का सिरा और अंत सब है, बट यू हैव टू मूव इन ए ऑर्डर, इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई मिक्स स्ट्रेटजी केस में कांस्टेंट सम गेम के अंदर, अब इसको एवरेज पे ऑफ कैसे निकालेंगे? तो एवरेज पे ऑफ यहाँ एक्सपेक्टेड ए आई जे लिखा हुआ, डबल समेशन है, यानी पहले आपने A11 x1 y1 लिखा, A11 x1 y1 सम लगा हुआ, फिर A12 x1 y2 सम लगा प्लस, फिर आप सेकंड वाले पे भी a प्लस A21 x2 y1 प्लस A22 x2 y2, यानी आप पूरे पे सम कर रहे हैं, इसलिए डबल समेशन लगा दिया है। पहली रो और दूसरी रो के ऊपर पूरा सम चल रहा। तो एवरेज पे ऑफ जो ए को मिलेगा, जो वो फार्मूला यहाँ लिखा, डबल समेशन। डबल समेशन का मतलब है इट इज समेशन ऑल रोज एंड कॉलम्स। तो ए आई जे एक्स आई वाई जे, यानी आप पहले पे ऑफ लेंगे और उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 है x1 y1 हो गया, A12 x1 y2, A21 x2 y1, A22 x2 y2, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अब ये डबल समेशन को आगे एक्सप्लेन भी किया है, या देखिए ये नीचे इक्वेशन लिखी है। डबल समेशन हटा दिया, समेशन का मतलब है जोड़ करना, यहाँ जोड़ा गया है। देखिए A11 x1 y1 प्लस सेकेंड वाला A12 x1 y2, तीसरा वाला A21 x2 y1, A22 x2 y2, इक्वेशन बन गया। यानी यहाँ पे जब एवरेज निकालेंगे तो हम सबको कंसिडर करेंगे। और अब जो एक्सपेंशन आपको मिला था लास्ट में, वो ये था A11 x1 y1, A12 x1 y2, A21 x2 y1 और A22 x2 y2 प्लस साइन लगा हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, ये भी जरा जानिए। अब y2 की जगह 1 माइनस y1 लिख दीजिए। क्या लिखना? y2 की जगह 1 माइनस y1, और x2 की जगह 1 माइनस x1 लिखना पड़ेगा। ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, और फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं क्लास में अच्छे से फैक्टराइजेशन पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, क्योंकि y1 प्लस y2 1 के बराबर है, तो y2 इक्वल टू 1 माइनस y1, x1 प्लस x2 1 के बराबर, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ये वैल्यू उसमें रख दीजिए एक में, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर आगे स्लाइड में यहाँ लिखा है, एक एग्जांपल लिया है, ये देखिए एग्जांपल मिक्स स्ट्रेटजीज के लिए। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, A11 की जगह यहाँ पे ऑफ रख दिया है 1564। अब हमने A को हटा दिया है, वहां वैल्यूज दे दी हैं, और ये सिंप्लीफाई इसको करना, तरीका वही है जो बताया। एक्सपेक्टेड AIJ देखिए, A11 की जगह 1 है, 1 x1 y1, ये देखिए
प्लस A12 की जगह 5 है, 5x1y2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई प्लस, अब सेकेंड रो पे आएगा जो सेकेंड सम है 6x2y1 6x2 4x2y2। बहुत आसान नहीं है इसका सिंप्लीफिकेशन, ये मत सोचेगा कि बहुत आसान है। अब y2 की जगह 1 माइनस y1, x2 की जगह 1 माइनस x1, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है, y1 प्लस y2 1 है, तो y2 इक्वल टू 1 माइनस y1, x1 प्लस x2 1 के बराबर है, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। कई बार मुझे इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ी है क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अब यहाँ देखिए वैल्यू डाल दी है, 1x1 y1 ऐसे ही है, 5x1 y2 की जगह 1 माइनस y1, x2 की जगह 1 माइनस x1, x2 y2, x2 की जगह 1 माइनस x1, y2 की जगह 1 माइनस y1, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर लीजिए। x1 y1 आया, खोलिए ब्रैकेट को, 5x1 माइनस 5x1 y1 प्लस 6y1 माइनस 6x1 y1 प्लस 4 माइनस 4y1 माइनस 4x1 प्लस 4x1 y1। अब जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, 5 है माइनस 5x1 x1 y1 और ये देखिए 4x1 y1 है और ये x1 y1 है, ये 5x1 y1 हो गया प्लस, और माइनस 5x1 y1 है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x1 y1 बचा यहाँ लिखा। अब 5x1 है और 4x1 है, घटा दीजिए प्लस x1, 6y1 है 4y1 है, घटा दीजिए प्लस 2y1 और प्लस 4 ऐसे ही लग गया। सॉल्व कीजिए, ये आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फैक्टराइज किया है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। माइनस 6x1 यहाँ बाहर ले लीजिए, जो भी x1 y1 है उसमें जितना कोफिशिएंट है y1 का वो बाहर ले लीजिए, माइनस 6x1, और अंदर आप लिख सकते हैं ये देखिए, ये दो टर्म लिए हैं पहले दो, तो 6x1 माइनस 6 कॉमन लिया तो y1 माइनस 1/6 आएगा, खोलेंगे तो फिर आएगा माइनस 6x1 y1 प्लस x1 आपको मिल जाएगा जो ऊपर है। तो ये दो टर्म लिए हैं पहले और ये फैक्टराइज किया है। अब आगे भी हमें इस तरह फैक्टराइज करना है कि ब्रैकेट में y1 माइनस 1/6 आए, तो प्लस ये अगला टर्म है 2y1, तो 2 कॉमन ले लीजिए और y1 माइनस 1/6 तो ब्रैकेट में आना ही आना है, तो जो भी y1 का कोफिशिएंट है बाहर ले लीजिए, 2 ले प्लस 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आप y1 माइनस 1/6 लिख दीजिए आंख बंद करके, चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो टर्म इस ब्रैकेट में वही इसमें रहेगा, तभी उसका फैक्टराइज आगे बढ़ेगा। अब आपने किया क्या, यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको मिलेगा 2y1, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ मिलेगा माइनस 1/3, यानी आपने बेसिकली क्या किया, माइनस 1/3 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और जब माइनस 1/3 इंसर्ट किया है तो प्लस 1/3 करना पड़ेगा, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट किया होता है यहाँ से माइनस करना पड़ता, इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए जरूरी है। तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव सब्ट्रैक्टेड 1/3, आप यहाँ 4 के बाद प्लस 1/3 लिख दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया, फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। अब आप y1 माइनस 1/6 यहाँ कॉमन ले लीजिए दोनों में, अंदर क्या बचेगा, माइनस 6x1 प्लस 2, और 3 चौक 12, 1 13, 13/3। अब क्या है कि इसमें से -6 कॉमन ले लीजिए, -6 कॉमन आ गया,
अब अंदर क्या बचा, x1 माइनस 1/3 इस ब्रैकेट, और y1 माइनस 1/6 ऐसे ही रहा क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस 13/3। ये फैक्टराइजेशन पूरा हो गया यहाँ, इसमें अब कुछ और जरूरत नहीं है। रिजल्ट इस फॉर्म में आना चाहिए कि x1 अकेला रहे, उसके साथ कुछ ना हो ब्रैकेट के अंदर, और इसी तरह y1 अकेला रहे, उसके साथ कुछ ना हो। तो यहाँ पे वो चीज है x1 माइनस 1/3, y1 माइनस 1/6, सबसे बाहर ब्रैकेट -6 है, प्लस 13/3। ये एवरेज पे ऑफ है इसके। अब इससे ये जो इक्वेशन फाइनल आपने निकाली है, यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अर्थ क्या है, मैथ्स तो आपने लगा दी। कुछ लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में है, और जो नहीं भी है वो उनकी भी मैथ्स, हाई स्कूल तो सभी ने मैथ्स ज्यादातर आजकल लेते हैं, हर बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है। इकोनॉमिक्स भी अगर आपने पढ़ी है इंटर में तो मैथ्स काफी है वहां पे, स्टैट भी काफी है। कॉमर्स ली है तब भी आपने मैथ्स काफी पढ़ी है। अब आइए इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन जरा समझ लें, बहुत मामूली नहीं है ये, इट्स नॉट दैट सिंपल। अब देखिए यहाँ लिखा है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, if player A uses alpha 1 strategy 1/3 times in the total number of times game is played, then A will get at least 13/3 units of profit irrespective of the strategy selected by B। बड़ी भारी बात लिखी है, लेकिन पहले आपको समझा दें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x1 की अगर वैल्यू हम 1/3 रख दें इस इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो आगे जो सवाल दिए आप कर लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू 1/3 रख दें तो ये जो पहला टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, सब 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, 1/3 माइनस 1/3 0, और 0 मल्टीप्लाई कीजिए 0। एक्सपेक्टेड AIJ बचेगा 13/3 के बराबर, 13/3। यानी अगर ए अल्फा 1/3 प्रोबेबिलिटीज, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गेम्स प्ले हो रहे हैं, मान लीजिए n टाइम्स गेम प्ले हो रहा है, तो उसमें 1/3 टाइम्स ए जो है अल्फा 1 यूज करता है। तो अगर ए अल्फा 1 यूज करेगा तो ए को कम से कम, बी कुछ भी करे, कितना भी सर पटक ले, कुछ कर ले, वो 13/3 यूनिट से कम प्रॉफिट ए को लेने से नहीं रोक पाएगा। तो इफ ए प्लेज अल्फा 1/3 times in total number of times game is played, then it cannot stop A from earning at least 13/3 units of profit। तो ये A के लिए एक तरह से मैक्सिमम स्ट्रेटजी हो गई। जब अल्फा 1/3 हो गया अल्फा 1, तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3। तो अगर ए अल्फा 1 1/3 बार इस्तेमाल करता और अल्फा 2 2/3 बार, तो ए को 13/3 का प्रॉफिट मिलना निश्चित है। नो वन कैन स्टॉप ए फ्रॉम अर्निंग 13/3। ये जो कॉम्बिनेशन है कि ए यूजिंग अल्फा 1/3 टाइम्स एंड अल्फा 2 2/3 टाइम, दिस वुड बी द मैक्सिमम strategy for it, because it would ensure A to earn at least 13/3 even in the worst situation। वही चीज यहाँ लिखी है, player A uses alpha 1 strategy 1/3 times in the total number of times game is played, then A will get at least 13/3 units of profit irrespective of the strategy selected by B। B कोई भी strategy ले, बीटा 1 ले, बीटा 2 ले, कोई ले, ए को रोक नहीं पाएगा 13/3 से कम लेने से। अब यहाँ नीचे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग अल्फा 1 स्ट्रेटजी बाय ए, प्लेयर ए,
is 1 by 3, while that of using alpha 2 is 2 by 3. 1 minus 1 by 3, because sum of probabilities is unity. तो ये जो स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन है जो ए सेलेक्ट कर रहा है, इट एंश्योर्स ए टू अर्न एटलीस्ट 13/3 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द प्लेयर बी डज. कुछ भी करे बी, वो ए को 13/3 यूनिट से कम प्रॉफिट लेने से नहीं रोक पाएगा. अब आइए बी का लें. तो ए की तो मैक्सिमम स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन निकाल दिया, अल्फा 1 अल्फा 2. अब बी कर दें. बी की जो प्रोबेबिलिटी है बीटा 1 की, तो बी अगर 1/6 टाइम्स चलता है बीटा 1, क्योंकि y1 प्रोबेबिलिटी है बीटा 1 की, तो y1 की जगह अगर हम 1/6 रखते हैं, यानी बी बीटा 1 1/6 टाइम यूज करता है, तो फिर से ये पूरा जो फर्स्ट टर्म है 0 हो जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ए आई जाएगी 13/3 आ जाएगी. तो कन्वर्जेंस इन पे ऑफ्स है 13/3 पे. So if B uses beta 1 1/6 times of the total number of times game is played, then whatever A does, B will not allow A to earn more than 13/3 units of profit. तो अगर B beta 1 1/6 टाइम चलता है, तो वो A को 13/3 से ज्यादा नहीं ले जाने देगा. तो बी की जो मिनिमैक्स स्ट्रेटजी है वो 1/6 है बीटा 1, और बीटा 2 1 minus 1/6 5/6 होगी. तो बी की जो स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन है, मिक्स स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन बीटा 1 बीटा 2 का, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 एंड 5/6. यहां लिखा था द मिक्स स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर ए इन द गेम which enables it to earn not less than 13/3 is that A must use alpha 1 and alpha 2 with probabilities 1/3 and 2/3 respectively. इस प्रोबेबिलिटी से A को खेलना है तो उसको 13/3 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा वह सिचुएशन. दिस रिप्रेजेंट ए मैक्सिमम स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन. ये A का मैक्सिमम स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन क्योंकि वो स्ट्रेटजीज को मिक्स कर रहा है. इसी तरह से similarly the mixed strategy combination of player B in the game which restrict player A to earn not more than 13/3 is that B should use beta 1 and beta 2 with the probabilities 1/6 and 5/6. This represent B minimax strategy combination. ये B का minimax strategy combination. और इस कॉम्बिनेशन से A को वो 13/3 से ज्यादा नहीं ले जाने देगा, A कुछ भी करे. Thus the maximum and minimax strategy combination of players A and B ensure player A to earn not less than 13/3. 13/3 यूनिट से ज्यादा वो नहीं ले जाएगा. अब मान लीजिए कि जो सम ऑफ पे ऑफ्स हैं, वो 10 यूनिट्स के बराबर हैं, तो B को मिल जाएगा 10 minus 13/3. तो 30 में से 13 घटा दीजिए, यानी 17 बचा, तो 17/3 प्रॉफिट B को मिलेगा अगर इनका सम प्रॉफिट्स का 10 के बराबर. तो इस तरह से A का पहले निकाल लेंगे, B का जो टोटल सम है अगर 10 यूनिट है तो उसमें से घटा दीजिए 13/3. तो 10 में से 13/3 घटा दीजिए 17/3. तो मिक्स स्ट्रेटजीज में आप इस तरह से निकालते हैं. अब बड़ा संभल के पढ़िएगा, ध्यान से पहले 1-2 बार लेक्चर देख लीजिए और फिर यहाँ पे मैंने सवाल दिए हैं. ये कांस्टेंट सम गेम के सवाल हैं, यहाँ सम 20 है, इन दोनों सवालों में 20 है. और देखिए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं कि नहीं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा और आंसर आप रिप्लाई में दीजिएगा. जो कर ले वो आंसर रिप्लाई में लिख दे. खाली आंसर आपको लिखना है. पहला सवाल है, नीचे दूसरा, ये दोनों अलग अलग सवाल है, लेकिन दोनों केस में अलग अलग में, इसमें भी 20 सम है, इसमें भी 20 सम है.
टोटल सम। और अब आपको पहले देखना है प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, और इसका आंसर आप रिप्लाई में हमें जरूर दीजिएगा। जो स्टूडेंट कर ले रिप्लाई में आंसर, 3 सवाल है, एक ये है सॉल्व द फॉलोइंग, तो आप कीजिए और आंसर आप दीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोग लिख देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि आपकी समझ में आ गया, लेकिन अब आप जब सवाल करके देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपकी समझ में आया कि नहीं। तो ट्राई टू सॉल्व सिंसियरली एंड आई होप यू विल गेट द आंसर। आंसर मैंने नहीं दिया इसमें, आंसर आपको निकालना है और आपको देना है, और जहां पे आंसर का आप लोग का कन्वर्ज करेगा वो सही मानिए उसे। तो बेस्ट स्टाइल यही है कि आपको कुछ काम भी दें, ये होम असाइनमेंट है आप सबके लिए, और प्लीज रिस्पॉन्ड इन द रिप्लाई टू द लेक्चर जो आप ये सुन रहे हैं इसके, तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ लेक्चर आप तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा। तो यही लेक्चर है आज, यहाँ पे हम इसको खत्म कर रहे हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हम नहीं ले रहे हैं, हालांकि फिर भी करते करते लेक्चर 40 मिनट का हो ही गया है, और वैसे 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहे हैं कि आप उसको समझें और फीडबैक देते रहें, और रिप्लाई के रूप में आप कई लोग फीडबैक दे रहे हैं और वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे लिए। लेकिन अब ये आंसर आप देंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके, गुड बाय एंड गुड विशेस टू ऑल, एंड डू योर असाइनमेंट एंड सेंड इट इन द रिप्लाई। और बाकी आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए एमसीक्यू पैटर्न पर, और उम्मीद है कि अच्छे आपको नंबर मिलेंगे अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हैं। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टू यू, गुड लक एंड गुड बाय।